नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 28 मई को सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत शामिल होंगे। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का भी संबोधन होगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर का संबोधन होगा। इसी के साथ एक सिक्का और स्टैंप भी रिलीज किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाने का जो फैसला लिया है वो गलत है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किया है वो असंवैधानिक है। ये याचिका CR जयासुकिन ने दायर की है, जो पेशे से वकील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद आज सुबह दिल्ली वापस लौटे। एयरपोर्ट के बाहर उनका भव्य स्वागत किया गया। पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो दुनिया भर के देशों में जाकर दुनिया भर के महापुरुषों से मिलकर भारत के सामर्थ्य की बात करते हैं। ये बताते समय वो गर्व महसूस करते हैं। वो आंखें नीचे करके नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करते हैं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बीच जो समारोह हुआ उसमें वहां के पीएम, पूर्व पीएम, सत्ता पक्ष के सांसद और पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। ये वहां का लोकतंत्र है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के बहिष्कार से कुछ नहीं होगा। देश की जनता मोदी जी के साथ है। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं।
मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को भूलने भी। नए संसद भवन के उद्घाटन के बायकॉट को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला तेज कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, देश विपक्षी दलों के बायकॉट को स्वीकार नहीं करेगा। न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपना रुख बदलकर उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अपील की है। I am surprised by this kind of an allegation. Parties which today see the Rashtrapati as a very eminent leader, particularly coming from tribal background, are the ones which undertook a very bitter campaign. I do not wish to recall the kind of words they used at that time. Leaders belonging to these very same opposition parties spoke ill of her, abused her, said that she is going to be a rubber stamp. 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी राष्ट्रपति, महिलाओं और आदिवासियों का अपमान कर रही है। Opposition parties, Congress party particularly, has consulted all the opposition 19 parties, and everybody has come on board on one issue, that the Parliament is supreme, and President of India is the person, whomever is the President of India. The Constitution, Article 79 clearly states that thing. Therefore, we wanted that Honorable President Draupadi Murmu ji should be invited to inaugurate the Parliament. That only we conveyed to the government. Because of the arrogance of the government, because of the arrogant nature of this government, they are not ready to do that thing. They are insulting the president, they are insulting the women of the country, they are insulting the tribals of this country. नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर क्यों मचा है घमासान और पूरा विपक्ष क्यों नहीं है एकजुट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों मुंबई के दौरे पर हैं। यहां आज उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा और अध्यादेश पर एनसीपी केजरीवाल को सपोर्ट करेगी। वहीं केजरीवाल ने कहा कि एनसीपी ने उन्हें समर्थन का वादा किया है। मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रोफेसर पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। हमें ये लगता है कि इस समय
तरफ है, यहाँ की नीति क्या है, इस पर बहस करने का समय नहीं। ये समय है प्रजातंत्र से बचाने और उसकी व्यवस्था से बचाने के लिए। आज अजीत जी श्रीमान साहब यहाँ आए हैं इसमें समर्थन मांगने के लिए, और मेरा कहना इतना है पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी की सरकार भी जो अजीत जी ने सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग की। यहाँ उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यूपी में जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर फिर से लगाए जा रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा कि तत्काल संपर्क संवाद करें और लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ध्वनि पर नियंत्रण रखने के बारे में समझाएं। सीएम ने साफ कहा कि उन्हें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब वे कई जिलों के दौरे पर थे तो उन्हें कई पूजा स्थलों पर फिर लाउडस्पीकर लगे हुए दिखे, जबकि पहले चलाए गए अभियान में सभी लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे। और अब बात करते हैं बाजार की। मई एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इसी के साथ बाजार आखिरी घंटे में नीचे से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 99 और निफ्टी 36 अंक चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में रही। ऑटो, मेटल, आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब दिल्ली से देहरादून का सफर और सुहाना हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के लिए वंदे भारत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। पीएम ने उत्तराखंड के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वहीं अगर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ये देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन होगी और ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून की 302 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 4.25 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इसके एसी चेयर कार का किराया 1065 रुपये रखा गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार की कीमत 1890 रुपये है। वहीं हफ्ते में बुधवार छोड़कर ये 6 दिन दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी। और अब बात मुंबई में बन रहे देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की। मुंबई में बन रहा देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल लगभग तैयार है। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस पुल पर गाड़ी चलाकर जायजा लिया। 22 किलोमीटर लंबा ये पुल दुनिया में 10वां सबसे बड़ा पुल होगा। इस पुल के शुरू होने के बाद दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई का सफर सिर्फ 15-20 मिनट का रह जाएगा। इस सफर में इस वक्त करीब 3 घंटे का वक्त लग जाता है। ये पुल दक्षिण मुंबई के शिवड़ी इलाके को नवी मुंबई के चिरले से जोड़ रहा है। ट्रांस हार्बर लिंक को बनाने का काम 4 कंपनियां मिलकर कर रही हैं। इसमें 2 भारतीय कंपनियां हैं, टाटा और L&T, और 2 अन्य कंपनियां जापान की IHI और दक्षिण कोरिया की देवू है। ये पूरा प्रोजेक्ट MMRDA की देखरेख में बन रहा है। ट्रांस हार्बर लिंक का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने बात की MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास से। ये जो मुंबई हार्बर ट्रांसलिंक किस तरह से हेल्पफुल होगा कनेक्टिविटी को लेकर? एक्चुअली मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि MTHL का मेन इम्पैक्ट जो रहेगा कि मुंबई को ज़्यादा लैंड एरिया अटैच कर देगा। ओके। बिकॉज मुंबई से इधर मेनलैंड में जाने में आपको 12 से 15 मिनट लगेगा। सो अपने को 12 से 15 मिनट मुंबई में बहुत बार बांद्रा ईस्ट से बांद्रा वेस्ट जाओ या अंदर ईस्ट से अंदर ही वेस्ट जाओ, वर्ली टू बांद्रा जाओ, उतना टाइम उतना भी लगता है मेन रोड से गया तो, नहीं क्या? सो इट इज़ लाइक मुंबई का शहर में हम लोग एक पार्ट बन जाएंगे। ये मेनलैंड भी आ जाएगा। उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स और स्किल्ड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और लेबर भी, सप्लाई भी मुंबई को जल्द से जल्द मिलेंगे। मुझे लगता है कि इससे मुंबई शहर इकोनॉमिकल तैयार हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव भी होगा। सिटी विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। सर कनेक्टिविटी कहाँ से शिवड़ी से हम शुरू करेंगे, मुंबई से हम यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी कौन कौन से स्टेट किस किस को कनेक्ट करेगी? ये आगे जाके अभी आज हम कनेक्ट करने वाले हैं कि शिवाजी नगर को, जंक्शन को,
और उधर एक अंदर लेफ्ट हैंड साइड है, आगे आप देखें तो एयरपोर्ट आ रहा है और राइट हैंड साइड JNPT है, आप लोग देख सकते हैं। सो ये दोनों को कनेक्ट के लिए भी रोड का भी काम अभी हो जाएगा और मेनलैंड से हम लोग आगे जाके पुणे को भी कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बनने से कैसे मुंबई वासियों की जिंदगी होगी आसान और इसकी कनेक्टिविटी से कैसे मुंबई और नवी मुंबई दोनों को मिलेगा फायदा, सैटेलाइट इमेज के जरिए समझा रहे हैं विवेक गुप्ता। यहाँ से शिवरी से चिड़ले चक का जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप नॉर्मल बाय रोड अगर जाएंगे शिवरी से चिड़ले तक तो यहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन मुंबई हार्बर ट्रांसलिंक बनने से ये जो दूरी है वो महज 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो सैटेलाइट इमेज भी यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए सैटेलाइट इमेज से बहुत आपको समझ में आएगा। ये जो पार्ट है जहाँ पे ये पूरा मुंबई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मुंबई पार्ट है, मुंबई सिटी है। शिवरी मुंबई के ईस्टर्न सेंट्रल सबर्ब में यहाँ से कनेक्टिविटी शुरू होती है। यहाँ से क्रॉस करते हुए सीधे ये चिड़ले में लैंड हो रहा है। यानी कि शिवरी से चिड़ले तक की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। मैक्सिमम पार्ट इस ब्रिज का जो है वो समंदर के ऊपर होते हुए क्रॉस किया गया है। यहाँ पे JNPT है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि JNPT बड़ा पोर्ट है हिंदुस्तान का। यहाँ पर नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है इस जगह पर, तो इसलिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को अगर अच्छी तरह से देखना हो तो ड्रोन कैमरा उसका सबसे बढ़िया जरिया है। तो आइए आपको भी मुंबई के शानदार ट्रांस हार्बर लिंक का ड्रोन व्यू दिखाते हैं। नीति आयोग का मानना है कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे को तर्कसंगत नीतियां बनाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत टारगेट पूरा करने के लिए नीति आयोग ने कुछ सिफारिशें दी है। डिटेल लेते दीपाली नंदा से। बताएं दीपाली, क्या सिफारिशें हैं रेलवे के लिए? देखिए, पिछले 2 से 3 सालों में निजी निवेश को रेलवे में बढ़ावा देने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई गई, कई सारे प्रोजेक्ट्स चुने गए, जिसके साथ ये उम्मीद थी कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी और रेलवे में निवेश करेंगी। चाहे वो प्राइवेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट हो या फिर स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात की जाए या इसके अलावा जो लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है रेलवे का, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन इन सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में वो सफलता हासिल नहीं हो पाई है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। यही वजह है कि अब हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग ने एक बार फिर से रेलवे को ये चेताया है, ये सलाह दी है कि वो अपनी पॉलिसीज को रीफ्रेम करे। रीफ्रेम इस तरह से करे कि वो पॉलिसी इंडस्ट्री फ्रेंडली साबित हो। इस तरह की पॉलिसीज को लाया जाए जो बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को एश्योर्ड रिटर्न दिखाई दे, ताकि जो अभी आश्वस्त दिखाई नहीं दे रही हैं प्राइवेट कंपनियां रेलवे के साथ काम को लेकर, वो आगे चल के उनका कॉन्फिडेंस रेलवे में बढ़े और जो टारगेट सरकार की तरफ से तय किया गया है वो टारगेट हासिल करने में मदद मिल सके। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जो सरकार का बड़ा टारगेट है वित्त वर्ष 23 के लिए, उसमें 25% हिस्सा रेलवे का आता है। और अभी जिस तरह की रफ्तार रेलवे की दिखाई दे रही है, उससे ये काफी मुश्किल लग रहा है कि सरकार वो टारगेट समय पर पूरा कर पाएगी या नहीं। यही चिंता नीति आयोग को भी है और यही वजह है कि वो रेलवे को कह रही है कि अब आप अपनी पॉलिसीज को रैशनलाइज करें, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पिछले हफ्ते ईवी की नंबर 1 कंपनी टेस्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की मुलाकात हुई, लेकिन बात खास आगे नहीं बढ़ पाई। हमारे एक्सक्लूसिव सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला पहले इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे, उसके बाद ही कंपनी को कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या बातचीत हुई भारत सरकार और टेस्ला के बीच?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टेस्ला के इलेक्ट्रिक कारों को लेकर भारत में काफी खासी दिलचस्पी है और जो टेस्ला के सीईओ हैं इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े बड़े बयान भी देते रहते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो है कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान या फिर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या लोकेशन होगा, इसके प्लान के बगैर कोई टैक्स इंसेंटिव या टैक्स ब्रेक्स पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये हमारे सूत्रों ने बताया है। पीएमओ में बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान रखा, लेकिन क्या कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लोकेशन हो सकती है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। अधिकारी टेस्ला के आए थे, कई सारे मंत्रालयों में मिलकर भी गए, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक लोकेशन कहां पर लोकेशन पर टेस्ला अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है और कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर ये प्लान नहीं है उनके सामने तो टैक्स ब्रेक्स पर चर्चा नहीं होगी। साथ ही साथ जो लोकल प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो भारत के मेक इन इंडिया के तहत शर्त है, उस शर्त को ही मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टैक्स ब्रेक्स पर चर्चा होनी जरूरी है। उसके बाद अगर भारत में टेस्ला को लेकर अगर फैक्ट्री बनती है, वहां पर लोकल प्रोक्योरमेंट होता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो टैक्स देने पर विचार होगा कि कितना टैक्स दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं टेस्ला की ईवी को लेकर, लेकिन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा आगे नहीं बात बढ़ पा रही है। और जिस तरह से भारत सरकार का रुख सख्त है कि जब तक वो प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लोकेशन के साथ पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, तब तक टैक्स ब्रेक को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। शुक्रिया आलोक। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमान MiG-29K की रात में लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार हुआ है कि रात में नौसेना के लड़ाकू विमान ने लैंडिंग की है। आईएनएस विक्रांत के ट्रायल के दौरान फाइटर प्लेन का नाइट लैंडिंग में सफल होना शानदार क्षमता का प्रदर्शन है। आईएनएस विक्रांत के पास नाइट लैंडिंग की क्षमता होने से रात में भी यहां से विमान ऑपरेट करने में आसानी होगी। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले मंगलवार को एक शावक की मौत हुई थी और गुरुवार को 2 और शावकों की मौत कूनो के अंदर हो गई है। पिछले मंगलवार को जब एक शावक चीते की मौत हुई थी तो अधिकारियों ने प्रेस नोट जारी करके सफाई दी थी कि वो शावक जन्म से ही बेहद कमज़ोर था और इस तरह के शावक बहुत कम जिंदा रह पाते हैं। अभी उस घटना को 2 ही दिन हुए थे कि 2 और शावकों की कूनो में ही मौत हो गई। बचे हुए एक और शावक की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इसका डॉक्टरों की देखरेख में कूनो नेशनल पार्क के अंदर ही उपचार चल रहा है। ये आज नहीं, एक्चुअली 23 तारीख की ही बात है, जिस दिन सुबह एक बच्चा मरा मिला था। उसी दिन जब हमारी जो मॉनिटरिंग टीम और जो वेटनेरियंस की टीम है, उन्होंने मदर और बच्चों को निगरानी में रखा, लेकिन आफ्टरनून होते होते तक 2 बच्चे वो और कमज़ोर दिखे, जो ज़्यादा मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उनको उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की, बट वो ट्रीटमेंट के दौरान ही वो कोलैप्स हो गए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।